तो क्या उन राज्यों में विकास रुक गए? आप आज तक तमिलनाडु में नहीं जीते, केरल में नहीं जीते, कर्नाटक की जनता कर्नाटक पर 5 साल से छाया हुआ है। मतलब आप देखिए दीपक जी, ये जोश में अपने 1.5 साल भी काउंट कर लेंगे। में ये कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय कुछ भी होगा हम पलट देंगे। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग ने बड़ी उदारता दिखाई। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी और आलोक शर्मा जी के बीच में होने वाली है और डिबेट का विषय है कर्नाटक का चुनाव। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे त्रिवेदी जी बहुत ही चतुर प्रवक्ता हैं, जो कि इस डिबेट के दौरान भी देखने को मिला, जब उन्होंने शर्मा जी की बातों में से बात निकाल के शर्मा जी या यूं कहें पूरे कांग्रेस पार्टी के ही मजे ले लिए। तो आप भी देखिए ये डिबेट। सबसे पहले आज तो आपने गाया, आप तो जरूर हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, और मैं आज बोला होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो संकट कटे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर, तो आप भी आज बजरंगबली की शरण में चले गए। आप भी बोलेंगे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। देखिए, मुझे लगता है कि संकट में जिस तरह से 5 वर्षों से कर्नाटक की जनता थी, उनके संकट को बजरंगबली जरूर दूर करेंगे। और जनता ने मन बना लिया है कि जो उनका मुख्य संकट है, वहां पर 40% कमीशन की जो सरकार है भाजपा की, उसको उखाड़कर फेंक देगी वहां की कर्नाटक की जनता। तो बजरंगबली जरूर कर्नाटक की जनता के ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे। और जो लोग बजरंगबली को बजरंग दल के बराबर मानते हैं, बजरंगबली उनको जरूर सजा देंगे। बजरंगबली जरूर बताएंगे कि मेरे नाम पर अगर दल बनाकर कोई गलत काम करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मुद्दे की बात ये आती है दीपक जी, कि जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन देश के प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम बीजेपी के नेता आज भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उनको फटकार लगा रहा है। जिस तरह से पिछले 15 दिन में एक भी जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, उसके ऊपर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। पहले रिजर्वेशन आया, आज सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के तमाम लीडर्स को लताड़ लगा रही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में है, तो आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। उसके बाद लिंगायत, उसके बाद अगर मोदी जी का आशीर्वाद कर्नाटक की जनता को नहीं मिला तो अमंगल हो जाएगा। फिर दंगे, कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो दंगे हो जाएंगे। फिर जान से मारने की धमकी खड़गे साहब को। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर बजरंगबली को बराबर कर दिया बजरंग दल के। फिर इलेक्शन कमीशन से अपील, आज का जो नया मामला आया है कल का। बीच में फिल्म भी आ गई है कि फिल्म के नाम पर भी हमें वोट दे दो। राजीव गांधी भी आ गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस बार गोल पोस्ट बदले, बीजेपी ने हार मान ली, स्वीकार कर लिया है। और मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री को ये चीज बड़े शिद्दत के साथ समझनी होती है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर एक राज्य आप हार जाएंगे, आप 30 से 35 पहले भी तो चुनाव हारे, तो क्या उन राज्यों में विकास रुक गए? आप आज तक तमिलनाडु में नहीं जीते, केरल में नहीं जीते, कर्नाटक की जनता ने आज तक आपको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी, तो क्या वो राज्य डेवलप नहीं हुए? कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 50 साल से कांग्रेस नहीं आई, तो क्या वो राज्य डेवलप नहीं हुए? देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आपने झूठ के सहारे से लेकर और कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन से लेकर और इलेक्शन कमीशन की साख को दांव पर लगाने तक हर कदम उठाया मोदी साहब। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो हमने इतनी बड़ी कंप्लेंट दी है, ये इसमें पूरी तरह से जितनी कंप्लेंट्स हमने पहले भी की हैं, उनका सबका भी हवाला दिया। दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में, ना तो वो फैसला राइट लेता है ना लेफ्ट लेता है। अगर उन्होंने ठीक किया, हमारी कंप्लेंट गलत है, तो हमें बताओ भाई आपकी कंप्लेंट गलत है और जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको नोटिस दीजिए। और ये आज की बात नहीं, ठीक है, ये पिछले चुनाव की भी बात। ठीक है, चुनाव के दिन मोदी जी पूरा रोड शो करते हुए 2017 में गुजरात में कमल का फूल लगाकर वोट मांगते देखे गए। लेकिन कभी भी अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी, उन पर इलेक्शन कमीशन कोई भी हिम्मत नहीं करता एक्शन लेने की। लेकिन कर्नाटक की जनता कांग्रेस की 5 गारंटी पर पूरा विश्वास किए हुए, और कल इनका सफाया हो जाएगा। ठीक है। सुधांशु जी, मैंने उनसे पूछा कि आप संकट कटे मिटे सब पीरा, आपको इनको भी बजरंगबली के पास आज जाना पड़ गया बड़े मंगल के दिन। आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके इतने लंबे चौड़े आरोपों पर कि आपके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, इनके नेताओं पर कार्रवाई कर लेता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे ही बजरंगबली का नाम आ जाता है तो ये लोग नाम लेने में बड़े हिचकिचाने लगते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जहां महावीर का नाम आ जाता है वहां पे अब कौन निकट नहीं आने से कतराने लगता है, ये देश की जनता समझ सकती है। अब आलोक जी ने जो बोला उसी में से 3 बिंदु लेता हूं। इन्होंने अपने उद्बोधन के पहले वाक्य में बोला कि संकट कर्नाटक पर 5 साल से छाया हुआ है। मतलब आप देखिए दीपक जी, ये जोश में अपने 1.5 साल भी काउंट कर लेंगे। मतलब ये कहते हैं ये बेहतरीन काम कांग्रेस वाले करते हैं। हम तो 3.5 साल से है ना, 5 साल में बताओ आपने अपना 1.5 साल। ये सही है कि खंडित जनादेश के कारण एक संकट आया था और उस संकट की वजह से ही समस्याएं आई। स्पष्ट जनादेश होता तो शायद वो समस्या नहीं आती। दूसरा, इन्होंने अपने एक वक्तव्य में ही बोला कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां 50 साल से कांग्रेस नहीं आई है और विकास नहीं हो रहा है। क्या, चलिए कम से कम ईमानदारी से स्वीकार किया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां 50 साल से कांग्रेस नहीं आई है, जिसमें तमिलनाडु है और 45 साल से पश्चिम बंगाल है। सब बड़े बड़े राज्य हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है
चूंकि हमारे नेताओं ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को हटा देंगे, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, दीपक जी, कहे से अधिक महत्व लिखे का होता है। इन्होंने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखित में वादा किया कि हम उसको रिवर्ट कर देंगे। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आपने उस पर अपने लिखित में निर्णय किया, तो आप लिखित में यह कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय कुछ भी होगा हम पलट देंगे। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग ने बड़ी उदारता दिखाई, अन्यथा इसके ऊपर तो चुनाव आयोग को उन्हें खींच लेना चाहिए था कि भाई, और कोर्ट ने भी बड़ी उदारता दिखाई, अन्यथा कोर्ट कह सकता था ये मामला हमारे यहां विचाराधीन है, आप कैसे लिख के कह रहे हैं। यानी इन तीन चीजों से बहुत साफ और स्पष्ट हो जाता है। हां, ये मैं मानता हूं कि अगर हमारी कभी सरकार तमिलनाडु में नहीं आई, पर डिफेंस कॉरिडोर 2 बने मोदी जी की सरकार में, एक उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण भारत में हमने तमिलनाडु में दिया, जहां हम दूर दूर तक कभी सत्ता में नहीं आए, कभी हमारा एक मंत्री तक नहीं रहा है। ये ईमानदारी। हां, परंतु क्या होता है, जिन राज्यों में दूसरी सरकारें आती हैं वो जगह जगह पे अवरोध उत्पन्न करना चाहती हैं। जैसे बंगाल की सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए डाटा नहीं दिया, तो राजस्थान की सरकार आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू करती है, इस कारण से समस्या आती है। अथवा जो कई बार लैंड एलोकेशन की बात आती है, तो जैसे केजरीवाल जी की सरकार अपने बंगले के लिए तो खटाखट खटाखट पेड़ों कटने क्लियरेंस दे दिया था, मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए 2-2 साल तक क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। इस कारण से उन्होंने कहा कि यह समस्या आती है। परंतु हम सिर्फ यह बात कहना चाहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में महत्वपूर्ण स्थिति जानते क्या है कि हमने कर्नाटक के लिए क्या किया है, देश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है। अटल जी की सरकार के समय में आईटी का सेंटर बना था, मोदी जी की सरकार के समय में डिजिटल सेंटर बना है, वर्ल्ड का डिजिटल सेंटर बना है। सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री कर्नाटक में लग रही है। सबसे ज्यादा महंगा फोन आईफोन जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है भारत में असेंबल होकर, वो कर्नाटका में हो रहा है। और अगर आप गए होंगे आलोक जी तो T2 टर्मिनल पे उतरे होंगे तो आपने देखा होगा किस अंतरराष्ट्रीय स्तर का बेंगलुरु का वो टर्मिनल बना है, और उसी के साथ कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति भी है बाहर निकलते समय। यानी कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और जो बेहतरीन भविष्य दिख रहा है, टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड इमर्जिंग न्यू बेंगलुरु, उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो हम तो दोनों तरफ से बात करते हैं, विकास, जन कल्याण और गौरव, तीनों चीजों पर हम समान रूप से काम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।